तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड नहीं आ रहा है, एक मिनट। साउंड आना तो चाहिए, साउंड क्यों नहीं आ रहा है? अभी बताइए, अभी साउंड आ रहा है क्या? अभी साउंड आ रहा है? थोड़ा सा नया सेटअप किया, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो वापस से उसी में पुराने वाले में लौट जाएंगे। तो अभी आप चेक कर लीजिए, साउंड क्लियर है कि नहीं है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मॉर्निंग एवरीवन। एक मिनट, साउंड आना तो चाहिए। अभी बताइए, अभी साउंड आ रहा है क्या? अभी साउंड आ रहा है? इधर तो चेक कर लिया, इधर तो आ रहा है साउंड। आप लोग एक बार देख लीजिए, साउंड का दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर स्टार्ट करते हैं। अभी वैसे टाइम है अपने पास 6 मिनट, तो बाकी और लोग कनेक्ट हो जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऐसा सीन रहेगा, जब मैं बोलूँगा तभी साउंड आएगा, अदरवाइज साउंड यहाँ पर आपको ज़ीरो ही दिखेगा। जब मैं बोलूँगा तभी आएगा, ताकि थोड़ा सा आपका साइड का नॉइज़ हम एलिमिनेट कर पाएँ। सिस्टम ठीक लग रहा है, या वही पुराने वाले में जाएं, या ये ज़्यादा सही लग रहा है? अगर ये सही लगेगा आपको तो आगे फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का दिक्कत नहीं होगा। और इन केस अगर ये ठीक नहीं लगेगा तो हम वापस से अपना वही पुराना सिस्टम में चले जाएंगे। थोड़ा सा बस कमेंट्स का लैग है, तो मैं उतना वेट कर लूँगा कि आप लोग रेस्पॉन्स दे पाएँ।
चलिए, आपके लिए ठीक होना चाहिए, हम तो देख लेंगे अपना। मेन चीज़ है आपके लिए बढ़िया हो। यार मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं फ़ोन में ही देख रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, कमेंट फ़ोन में आ रहे हैं। स्क्रीन पे तो वो पूरा पीपीटी चल रहा है। ठीक है। चलिए धीरे धीरे आ जाएं सब लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी कितना हो रहा है? 7:58। मार्क्स आर्क्स कैलकुलेट करे आप लोगों ने? तो मैथ्स के आंसर की है आपके पास, जीके की भी है, तो थोड़ा सा एवेल्युएट करिए और बताइए कितने आ रहे हैं। अगर यूटीसी वगैरह दिया आप लोगों ने, तो यूटीसी में क्या रहा है आपका स्कोर, उसको एक बार देख के बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ मैं, ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है आपका। ठीक है। मेरा 210 नहीं हो पाएगा। 210 आउट ऑफ 300, तो देखते हैं। अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस बार देखिए मैथ्स में सभी के साथ प्रॉब्लम रहा है। ठीक है। तो कट ऑफ तो मेरे ख्याल से उसका डाउन जाएगा। तो सिर्फ आप ही का दिक्कत नहीं है, सभी का दिक्कत है, तो हो सकता है कट ऑफ डाउन जाए, क्योंकि मैथ्स तो फिर सभी के लिए टफ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नॉनकिंग्स कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। ऑनलाइन क्लास ही तो ले रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रहा है हमारा, फ्री लाइव क्लासेस चल रहा है। सुबह मॉर्निंग 8 to 10 हमारा जीके का रहता है, क्वेश्चन डिस्कशन का। और शाम को 8 to 10 रहता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। और बीच में आपका 3 to 5 अभी मैथ्स का चलेगा। मैथ्स का एक क्लास ही चलेगा, क्योंकि अभी आने वाला जो 20 डेज या 19 डेज के आपका जो टाइम बचा है वो बहुत क्रूशियल है। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पे देना है? जीके वाले पोर्शन पे। ठीक है। क्योंकि स्क्रीनिंग में सिर्फ जीके पूछ रहा है, 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। 100 क्वेश्चन हैं, क्योंकि जनरली 50 क्वेश्चन रहते हैं औरों के साथ आते हैं, तो इस बार क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो वैरायटी भी हो सकता है ज़्यादा कवर करें वो लोग। लेकिन उम्मीद है आसान ही होगा। तो ध्यान रखिए कि इस टाइम मेन फोकस आप जीके पे लगाइए। बचा जो टाइम है, क्योंकि मेन अगर आपका स्क्रीनिंग क्लियर होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे।
भैया करेंगे स्टार्ट, और लोग तो आ जाएं। अभी जस्ट आज हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आज आप, अब 8 बजा है तो और लोग भी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 28, इंग्लिश 54, जीके 58। अच्छा, मैथ्स में 28 आ रहा है, इंग्लिश में 54, जीके में 58। तो टोटल कितना हो गया? 100, 120 और 140 के करीब आ रहा है ना आपका? नहीं, 140 आ रहा है करीब आपका स्कोर। धोनीप जी जो कह रहे हैं उस हिसाब से 140 स्कोर। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं इसका क्या रहता है। आपका शायद एडिशनल पोस्ट भी ऐड हुई है इसमें कुछ यूडीसी में, एक्स्ट्रा में। 84 हो गया है। ठीक है, अभी लोग आते जाएं, हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे। चलिए फिर अब 8-5 हो रहा है तो फिर स्टार्ट ही करते हैं। करें फिर स्टार्ट, बताइए। ओलिम कह रहे हैं मैथ्स 32 करेक्ट, जीके 26 करेक्ट। ओलिम के मैथ्स में ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, जीके थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो इनकरेक्ट भी जोड़ ली। अच्छा, इनकरेक्ट का निगेटिव मार्किंग का तो सीन था ही नहीं, तो निगेटिव मार्किंग का अगर सीन नहीं है तो 50, 100 इसको थोड़ा सा कम लग रहा है। डिपेंड करता है कि आगे कैसी आपकी कट ऑफ जाती है उस पर। खैर, अभी जो होना था सो हो चुका। अभी आप मेन कोशिश करिए, अब आने वाले एग्जाम्स पे फोकस करिए, उन पे आप टारगेट करिए, वो आपको निकालना है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, सीधा लड़का भी आ गए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन, ठीक है, हो गया, लाइव चल रहा है ना? हाँ, लाइव चल रहा है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस। हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अपना जीके सेक्शन चल रहा है। इसमें हम लोग डेली करें आपका जीके का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहले हमने 4 लेक्चर्स पॉलिटी पे किए, उसके बाद से हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों हम मिला के कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री तो हिस्ट्री भी चलेगा और ज्योग्राफी भी चलेगा, ठीक है। नहीं नहीं, जो बुद्ध आपका जो कह रहे हैं आप, बुद्धिस्ट स्तूपा वाला, वो जेमिथांग है, ठीक है। वो मैंने चेक कर लिया था, जेमिथांग में ही मिल रहा है वो। तो उसका करेक्ट आंसर आपका जेमिथांग होगा, ठीक है। तो चलिए, टाइम थामुक का सवाल था। चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम हो चुका है। तो आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी, शुरू के क्वेश्चंस अपने हिस्ट्री के रहेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय मुगल्स? ठीक है, मुगल्स के द्वारा कौन सा यूनिक सिस्टम डेवलप था? एक सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी, रोयतवारी सेटलमेंट, मनसबदारी, लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्राइम डिटेक्शन।
एक बहुत फेमस कह सकते हैं उनका सिस्टम था, उनमें से कौन सा था? सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी, रोतवारी, मनसबदारी या लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्राइम डिटेक्शन? क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो इस सिस्टम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दें कि ये पहले के कंपैरिजन में अच्छा है या हमें वापस लौटना है। तो आप लोग जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे, ठीक है। अगर आपको पुराना वाला ठीक लग रहा था तो हम पुराने में चले आएंगे, अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। What was the unique system developed by the Mughals? Centralized autocracy, Rotwari settlement, Mansabdari, local responsibilities for crime detection? आपको करेक्ट आंसर बताना इनमें से कौन सा है। तो आंसर्स अपने पास आना शुरू हो गए हैं। लोग आंसर सी 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 दे रहे हैं। सीधा लड़का बहुत सीधे हैं वाकई में, आंसर दे रहे हैं डी, और गैम्बो दे रहे हैं बी। तो मेजॉरिटी किसके साथ जा रही है? सी के साथ जा रही है। देखिए यहाँ पर यूनिक सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी टाइप की चीजें तो सभी करते थे, यूनिक सिस्टम की बात कर रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें यूनिक सिस्टम की बात करनी है। तो और कोई अगर कुछ और आंसर देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, आगे का आंसर बताते हैं। ऑल राइट, सीधा लड़का कह रहे हैं दिस सिस्टम इज बेस्ट देन बिफोर। अगर ये बेस्ट लग रहा है तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे और इसको और बेटर करेंगे। इसमें क्रोमा फिल्टर लगा दूंगा मैं, तो जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है वो भी फिल्टर हो जाएगा, तो अपन ऐसे ही लगेगा कि व्हाइट बोर्ड पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर ये ठीक लग रहा है तो इसी में इम्प्रोवाइज करेंगे। और किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। गुड मॉर्निंग मूसू जी। ऑल राइट, चलिए बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो अपन कहाँ पर थे? तो इसका करेक्ट आंसर देखना था। ये अच्छा है सर, ठीक है, बहुत सही। दिस इज बेटर। ऑल राइट, अगर ये बेटर है तो हम इसी में फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, इसमें आराम से क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल हैं। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर इज सी, मनसबदारी सिस्टम। ये तो बहुत फेमस है मनसबदारी सिस्टम। ये किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आपका जो मनसबदारी सिस्टम है, इट वाज स्टार्टेड बाय अकबर। अकबर के टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस है। आपके दो सिस्टम्स हैं, एक मनसबदारी और एक जागीरदारी। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मनसबदारी में और जागीरदारी में। ये देखिए, एक मिनट बस। क्वेश्चन, थोड़ा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और एनर्जी मिल जाएगी। क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या? क्वेश्चन को नीचे, चलो अगली बार से क्वेश्चन को नीचे कर देंगे। अभी तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, वरना एटलीस्ट मैं बोल तो रहा हूँ। व्हाट वाज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुगल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अगली बार से इसको थोड़ा सा और नीचे कर दूंगा। हो सकता है ऊपर कमेंट्स वगैरह आप लोगों के चल रहे हो तो इसलिए नहीं दिख रहे हो। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुगल्स, ठीक है। ए ऑप्शन था सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी, रोतवारी सेटलमेंट, मनसबदारी सिस्टम और लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्राइम डिटेक्शन। अब इसमें से करेक्ट आंसर है आपका मनसबदारी सिस्टम। तो अपन को थोड़ा सा इसमें बात कर लेंगे कि मनसबदारी सिस्टम होता क्या है।
देखिए दो चीजें होती थी, मनसबदारी एंड जागीरदारी, ये ज्यादा फेमस है अकबर के टाइम का। तो मनसबदारी में जो वर्ड है आपका मनसबदार, ठीक है, इसमें जो वर्ड है आपका मनसबदार, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले एक वर्ड होता है मनसब। मनसब का मतलब होता है रैंक। मनसब का मतलब है आपका रैंक। रैंक से कहने का उनका मतलब है कि जो भी पोजीशन होती है, जैसे आज के टाइम पे आपके आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आपका एक रैंक होता है, जैसे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर सब इंस्पेक्टर होता है, फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर के ऊपर आप जाएंगे तो डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब आपका रैंक होता है। तो रैंक को हम क्या कह देते हैं, मनसब। मनसब अपना मतलब रैंक। तो जितने भी आपके ऑफिसर्स थे अकबर की कोर्ट में, उन सबको एक एक रैंक मिली थी। तो वही क्या कहलाते थे, वो जो रैंक होल्डर थे उसके ऑफिसर्स क्या कहलाते थे, मनसबदार। अब जो मनसबदार हैं उनको क्या देनी है, सैलरी देनी है। अच्छा, ये जो रैंक होती थी, ये जो मनसब जिसे हम कह रहे हैं, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती थी। एक इन्वॉल्व होता था जात, एक इन्वॉल्व होता था सवार। जात क्या होती थी, जात एक नंबर होता था, ठीक है, जैसे नंबर 10 है, ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता था, 5000 तक। तो अगर जो भी आपकी रैंक होगी, जो भी आपकी जात होगी, उससे आपकी क्या डिसाइड होगी, सैलरी, ठीक है, सैलरी डिसाइड होती थी जात से। इसी तरह से आपका जो सवार है, सवार का मतलब क्या है, सवार का मतलब है कि जब आप ऑफिस पे ड्यूटी पे जाएंगे तो आप कितने घोड़े अपने साथ रख सकते हैं। ये तो डिपेंड करता था आपकी सैलरी पे नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप जिस लोकेशन में अपॉइंटेड है उस लोकेशन में आपको कितना पहुंचाना है, ठीक है। वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है, वीडियो का रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो सवार का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कोई हार्श एरिया में चले गए, वहां पर आसपास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो वहां आपसे कह दिया जाएगा घोड़े ज्यादा रखिए। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपकी कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो जाए जो खतरनाक इलाका है, क्रिमिनल से ज्यादा घिरा हुआ है, तो आपको जो वेपन्स है वो ज्यादा दिए जाएंगे। इसी तरह से जो ऑफिसर्स थे, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन उनको नंबर ऑफ हॉर्सेस दिए जाते थे, जहां पर कम रिक्वायरमेंट होती थी वहां कम, जहां ज्यादा वहां ज्यादा। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस या फिर कह सकते हैं कैवलरी, आपकी कैवलरी कितनी रहेगी, कितने आपके पास घुड़सवार रहेंगे, कितने हाथी रहेंगे, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती थी, आपकी सवार पे। तो मनसब में दो चीजें हो गई, जात और सवार। जो सैलरी थी वो डिसाइड होती थी जात पे। अब जो सैलरी आपको मिल रही है, ठीक है, सैलरी आपको दो तरीके से मिल सकती है। एक तो मिल सकती है आपको डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी का, एक तो डिपेंडिंग ऑन योर कैश, जिसको कहते हैं नकदी सिस्टम। सैलरी एक किस पे मिल सकती है आपको, नकदी सिस्टम पर। और दूसरा तरीका क्या है सैलरी देने का, दूसरा है आपको, हो सकता है वो लोग आपको शेयर दे दें, प्रॉपर्टी दे दें, ठीक है। जैसे एक तरीका तो हो गया नकदी, नकदी मतलब आपको क्या दे दिया उन्होंने, कैश दे दिया, ठीक है। आपको एक फिक्स सैलरी है, तो इतने सोने के सिक्के हैं, ये ले जाओ, ये तुम्हारी सैलरी, वो कहलाता है नकदी सिस्टम। या फिर ऐसा हो सकता है आपको कैश ना देके, सोने के सिक्के ना देके, वो क्या दे रहे हो, वो आपको एक एरिया अलॉट कर देंगे और कहेंगे इसका जितना भी तुम टैक्स वसूल करोगे उसका कुछ परसेंट तुम्हारा सैलरी रहेगा। तो वो सिस्टम कहलाता था, जब आपको एक प्रॉपर्टी दे दिया, तो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम क्या कहलाता है, वो कहलाता था जागीरदारी, ठीक है। जागीर का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो जागीरदारी में क्या दे देंगे, वो आपको एक प्रॉपर्टी दे देंगे। तो सैलरी के दो पार्ट, नकदी और जागीरदारी। तो मनसबदारी सिस्टम क्या था, आपको एक मनसब मिलेगा, आपकी एक रैंक होगी, उसके दो पार्ट, जात और सवार। जात पे डिपेंड करेगा आपकी सैलरी, सैलरी देने के दो तरीके, नकदी या जागीरदारी, ठीक है। तो यही आपका टोटल था मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम। और भी है डिटेल में, बट अपना इतने से काम हो जाएगा, एटलीस्ट अपने को इतना आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये होता क्या है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है।
रियोतवारी सिस्टम क्या था? क्वेश्चंस को थोड़ा डाउन करने की डिमांड आ रही है, एक मिनट लाओ थोड़ा सा कर ही देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डाउन कर देता हूँ। अरे क्वेश्चंस आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है डाउन होने में। अभी एक्चुअली जिस लैपटॉप में कनेक्ट हूँ उसमें अभी एमएस ऑफिस नहीं चलता, उसमें सिर्फ व्यू हो पाता है, एडिट नहीं हो पाता है। तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा इसको आपको, या फिर ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। चलो, ये मुझे लग रहा सही है, ऐसे देख लो। ठीक है, ऐसे ठीक है। रियोतवारी सिस्टम क्या था? रियोतवारी सिस्टम, रियोत में मतलब एक आपको एक पर्सन अलॉट होता था, वो सारा टैक्स वसूल करेगा। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे आएगा। रियोतवारी सिस्टम आपको ब्रिटिशर्स के टाइम पे आएगा। महलवाड़ी, रियोतवारी, ये भी वही उस काइंड ऑफ जमींदारी टाइप का सिस्टम था। उसमें वो क्या करेंगे, एक पर्सन अलॉट कर देंगे, वो पर्सन क्या करेगा, सरकार की तरफ से टैक्स वसूल करा करेगा। रियात में डिवाइड कर देते, रियात मतलब विलेज को कहते हैं। तो जैसे एक जमींदारी सिस्टम होता, उसी तरह से आपको रियातवारी सिस्टम था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का ना, कहाँ गए, आज क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहेगा आपको। वो टॉप पर रहेगा, वो मैं भूल गया था कि आप लोगों का ये स्क्रीन पे प्रॉब्लम रहता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको मिडल में मिलेंगे, ऊपर साइड नहीं मिलेंगे, तो देखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। ऑप्शन तो डेफिनेटली आपको दिख रहे होंगे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक। ठीक है, हाँ क्वेश्चन का मैं मान रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज इसको देख लीजिए, कल से वो शाम से ही आपको मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउन कर दूंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी, इसका आंसर बताइए। टोकन करेंसी के लिए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। माजिद ताजुंग और नॉनकेंस का आंसर आ चुका है सी। और लोग भी बताइए। चलिए, मुसुजी का भी आ गया आंसर सी। और कोई है जो इसका आंसर व्यक्त करना चाहेगा? लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ऑल आउट बोल देता हूँ। ठीक है, ऑल आउट बोलूंगा फिर। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। ऑल आउट कर दूं कारदुम जी? हाँ, तो ज्यादातर लोग अपना किधर जा रहे हैं, सी की तरफ। तो करेक्ट आंसर इज सी। आंसर करेक्ट क्या होगा, सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का दूसरा राजा। तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक उनके बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक, उनका बेटा। एक लंबे टाइम तक जिया था। पूरी जो दिल्ली सल्तनत है मैक्सिमम इसी के टाइम तक एक्सपेंड करी थी। जो मैक्सिमम एक्सपेंशन था दिल्ली सल्तनत का, वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पे था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक एक वाइज फूल किंग कहा जाता है। इज फेमस एज वाइज फूल किंग। वाइज फूल क्यों कहते हैं?
वाइज फूल कहने का मतलब है वो पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था तो समझदार था, ये चीजें समझता था कि सेकुलरिज्म होना चाहिए, मेरिट पे ऑफिसर्स अपॉइंट होने चाहिए, तो इन सब चीजों को समझता था। बट फूल वो इसलिए था क्योंकि 5 उसने ऐसे ब्लंडर आपके कर दिए थे जो वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, उसके चक्कर में वो पूरी दिल्ली सल्तनत डुबा ले गया। उनमें से एक आपका यही था, 5 ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर आपका यही था, टोकन करेंसी। टोकन करेंसी का मतलब क्या है? टोकन करेंसी का मतलब है कि जैसे पहले सिक्के यूज होते थे आपका गोल्ड के, ठीक है, सिल्वर के, तो गोल्ड और सिल्वर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता था। टोकन करेंसी में ये क्या यूज करेगा, जो हल्के मेटल्स होते हैं, लोकल मेटल्स होते हैं जो जनरली हर किसी के पास अवेलेबल हो जाते हैं, उनको एज ए करेंसी यूज करेगा। वो सोच रहा था स्टेट का, सरकार का पैसा बचेगा क्योंकि गोल्ड कॉइन्स यूज करने में बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसने लोकल मेटल्स यूज करना शुरू किए, वहीं से दिक्कत क्या बढ़ गई, वहीं से अब उसका एक फेक बनने लगा। वहां से आपका उस करेंसी को लोग फेक करने लगे, तो जैसे ही फेक करने लगे, क्योंकि लोकल मेटल है, हर किसी के पास अवेलेबल है, कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि उसका जो साइन है वो कोई और कॉपी ना कर पाए, आराम से कॉपी भी हो गया। तो वहां से फेक करेंसी बहुत बनने लगी, और जब फेक करेंसी बनेगी तो किसको नुकसान होगा? सरकार को नुकसान होगा। तो वही आपका दिक्कत हो रही थी आपका मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, ठीक है। इंसेंट रूलर था, ठीक है, वाइस एंड फुल। हाँ, एक उसका ये भी था, उसने कैपिटल अपना दौलताबाद ले गया था, पुणे के साइड साउथ में, फिर वहां से फिर दिल्ली वापस लाया था। तो कैपिटल पहले ले जा रहा है फिर वापस ला रहा है, तो ये भी उसका एक वाइस फुल किंग का एक कह सकते हैं पार्ट था। तो 5 ब्लंडर्स जो किए थे उसमें से एक ब्लंडर तो यही था, टोकन करेंसी वाला, ठीक है। टोकन करेंसी के अलावा और उसके ब्लंडर क्या थे? और उसका ब्लंडर था आपका हाँ, कैपिटल शिफ्टिंग, ठीक है, कैपिटल उसने चेंज करी थी। एक उसने कराचिल में अपनी फौज भेजी थी, वो उसका ब्लंडर था। एक उसका खुरासान, उसने खुरासान ये टर्की वाला जो आज इलाका है उसी के साइड एक एम्पायर होता था, खुरासान एम्पायर, वहां पे उसने अपनी फौज भेजी थी। लोग इंडिया में नहीं एक्सपेंड कर पा रहे हैं, ये भी भाई साहब पूरी तरह एक्सपेंड नहीं हुए इंडिया में, बट फिर भी इन्हें कहाँ जाना है? सेंट्रल एशिया में लड़ने जाना है, जहाँ पर हमेशा आफतें मची रहती हैं। तो ये उसकी गलती थी। उसके अलावा एक इसने टैक्सेशन सिस्टम बहुत टफ बना दिया था, तो लोग इतना परेशान हो गए थे कि वो एरिया ही छोड़ गए थे। गंगा जमुना दोआब वाले इलाके में जो इसका टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत खराब था। तो कुल मिला के ये 5 गलतियां ऐसी थी जो इसने करी थी, जिसका नतीजा किसको भुगतना पड़ा? इनकी पूरी सल्तनत को भुगतना पड़ा। इसके बाद इसका जो भाई बैठेगा फिरोज शाह तुगलक, वो उन चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट बहुत हद तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे ऐसे जख्म दे दिए थे पूरी दिल्ली सल्तनत को कि आने वाले टाइम में ये ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दिल्ली सल्तनत ही धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पुराना किला एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय। क्वेश्चन कह रहा है पुराना किला किसने बनाया था। मैं क्वेश्चन नीचे भी लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नीचे भी लिख रहा हूँ। पुराना किला वाज बिल्ट बाय, बताइए। हाँ मीची जी, इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा आपके पास। अब आपको बताना है पुराना किला एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय, ठीक है। अकबर, शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां। करेक्ट आंसर बताइए। पुराना किला एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय। 0 जैन कह रहे हैं सी, हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं ने भी एक किला बनवाया था, लेकिन वो पुराना किला नहीं है, ठीक है। हुमायूं ने भी बनवाया था, लेकिन वो पुराना किला नहीं है। हुमायूं के लिए और कुछ फेमस है, और कुछ बताइए।
हुमायूं की दुश्मनी किससे थी, ठीक है वो बताइए, हुमायूं किससे दुश्मनी रखता था? ये क्या हैंग हो रहा है क्या? शेर शाह सूरी। हाँ, तो अकबर, नहीं नहीं, अकबर का तो अभी जिक्र भी नहीं आएगा। अकबर ने तो कुछ नहीं कहता। एक्चुअली में देखिए, पुराना एक किला था दिल्ली में पहले, वो हाँ स्टार्ट हुमायूं के टाइम से हुआ था। बट उसके बाद इसको जो मेन डेवलप करवाया था आपका, फिर उसको हटा के उसको चेंज करवाया था शेर शाह ने, ठीक है। तो हुमायूं ने भी काम किया था, बट उसके बाद जो मेन रोल कहा जाता है वो किसका था? शेर शाह का था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हम लोग शेर शाह मानते हैं। पुराना किला इन दिल्ली के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? शेर शाह। फिर शेरशाह ने अपने हिसाब से उसको चेंज भी करवा दिया था। आपका ये समझिए कि स्टार्ट मतलब एक काम करवा के कौन जा रहा है स्टार्ट? हुमायूं। फिर हुमायूं इतने में काम करवाते हुमायूं खुद चले गए। हुमायूं की जगह कौन आ गया? शेरशाह। तो शेरशाह उस चीज को थोड़ा सा चेंज करवाएगा अपने हिसाब से। तो इसीलिए पुराना किला का जो क्रेडिट है वो को जाता है। अभी भी आप दिल्ली में आएंगे तो पुराना किला मिलेगा, लेकिन उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके नहीं रखा, आज बिल्कुल टूटा फूटा सा अजीब सी हालत हो गई है। तो ज्यादा कोई लोग जानते भी नहीं है, हाँ लेकिन फेमस है पुराना किला, दिल्ली में है अभी भी। तो पुराना किला किसने बिल्ड कर वो बनवाया था? तो करेक्ट आंसर आपका होगा शेरशाह, ठीक है। पुराना किला के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या है? शेरशाह सूरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, अकबर्स मॉन्यूलियम इज सिचुएटेड एट। मॉन्यूलियम का मतलब क्या होता है? मकबरा, ठीक है। मॉन्यूलियम का मतलब क्या है? मकबरा। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? अकबर का मकबरा कहाँ है? करेक्ट आंसर बताइए। सासाराम, सिकंदरा, आगरा, दिल्ली। करेक्ट आंसर बताना, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अभी आंसर्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के इस क्वेश्चन के। तब आंसर आने स्टार्ट हो गए, CAB। अरे बाप रे। आगरा कह रहे हैं, सासाराम कह रहे हैं, और सिकंदरा कह रहे हैं। और लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सी पे जा रहे हैं सब लोग, सी क्या है? आगरा। उस जी भी आगरा पे जा रही हैं। बी पे भी जा रहे हैं लोग, जीरो जेन जी कह रही हैं सी। ऑल राइट। आगरा, सिकंदरा, सी। करेक्ट आंसर क्या माना जाए? अकबर का मकबरा कहाँ मिलेगा आपको? सासाराम, सिकंदरा। सासाराम, शेरशाह सूरी, शाया सिकंदर। जीरो दिन ने आपका, हाँ जीरो जैन कह रहे हैं शाया सिकंदरा। चलिए देखते हैं, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है।
देखिए दोनों बातें हैं। आंसर है सिकंदरा, करेक्ट आंसर है सिकंदरा। लेकिन सिकंदरा कोई अलग से कोई शहर नहीं है, सिकंदरा एक जगह है आगरा में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सिकंदरा। लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है? आगरा में। तो वैसे तो आपका ऑप्शन सी भी सही होगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे मान लीजिए आप नाहरलगुन में रहते हैं, तो आपसे सवाल आता है वेयर डू यू लिव, दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है नाहरलगुन, एक आता है अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर आप नाहरलगुन लगाइएगा, क्योंकि नाहरलगुन ज्यादा एक्यूरेट है। तो करेक्ट आंसर सी भी होगा कि अकबर का मकबरा है तो आगरा में ही, लेकिन एक ऑप्शन सिकंदरा भी दे रखा है, सिकंदरा ज्यादा करेक्ट है। तो आगरा में एक लोकेशन है सिकंदरा। दो फेमस लोकेशंस हैं, एक है आपका फतेहपुर सीकरी, जहां पर बुलंद दरवाजा मिलेगा, सलीम चिश्ती की दरगाह मिलेगी, और आपको जोधाबाई पैलेस मिलेगा। दूसरी जगह फेमस है आपका सिकंदरा। सिकंदरा में आपको अकबर का मौजोलियम, या कह सकते हैं अकबर का मकबरा, इन सिकंदरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, सासाराम शेरशाह सूरी के लिए फेमस है। सासाराम किसके लिए फेमस है? शेरशाह सूरी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आफ्टर हिज कोरोनेशन, ठीक है, क्वेश्चन मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लोगों को ऊपर देखने में दिक्कत हो रहा होगा। शिवाजी assumed the title of, ठीक है, आफ्टर हिज कोरोनेशन शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा, पेशवा, छत्रपति, सम्राट। करेक्ट आंसर बताइए। आफ्टर हिज कोरोनेशन शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा, पेशवा, छत्रपति या सम्राट। करेक्ट आंसर बताना है आपको। डॉक्टर पापी कह रहे हैं दिस टेक्निक वाज न्यू टू मी, थैंक्स फॉर द आइडिया। अच्छा, चलिए। तो सी ऑप्शन आ रहा है, छत्रपति। शिवाजी को कहते क्या थे? ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसका आंसर करेक्ट करिएगा। तो फेमस है, नाम ही उनका पूरा उसी से लिया जाता है, ठीक है। उनका नाम ही उस टाइटल से लिया जाता है। नहीं याद आ रहा हो तो वो सीएसटी याद करिए। सीएसटी क्या है? मुंबई का रेलवे स्टेशन। एस फॉर शिवाजी, टी फॉर टर्मिनल। तो सी फॉर क्या था? सम्राट। सम्राट क्यों बोल रहे हैं? सम्राट कहाँ से हो गए? ये कह रहे हैं छत्रपति। हाँ जी, तो आसान सा सवाल था, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। कोरोनेशन मतलब एक जो ऑफिशियल सेरेमनी होती है जिसके बाद वो राजा बनते। तो जब वो राजा बने थे तो उन्होंने टाइटल क्या उठाया था? छत्रपति। छत्रपति, छत्र का मतलब होता है शैडो, ठीक है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि मेरे अंडर जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उनका लीडर हूँ, जितने भी लोग मेरे अंडर आते हैं। शैडो क्या है? शैडो एक नीचे पड़ने वाली चीज है, तो उनकी शैडो के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो क्या है? उन सब के लिए एक प्रोटेक्टर है, उनके लिए छाता है। छतरी होता है ना, छतरी क्या है? आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, तो वो छतरी से बन गया छत्रपति। तो छत्रपति शिवाजी। तो क्वेश्चन 5 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आफ्टर हिज कॉरोनेशन शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। फेमस भी है ना, छत्रपति शिवाजी वर्ड ज्यादा फेमस है आपका। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और आपका एयरपोर्ट, तो वो हर जगह शिवाजी के साथ वर्ड यूज होता है छत्रपति। अच्छा, किस अंपायर के राजा थे जो शिवाजी थे आपका? वो किस अंपायर के राजा थे? छत्रपति शिवाजी किस अंपायर के राजा थे? और किस मुगल एम्परर के टाइम पे वो उनका एम्पायर डेवलप हुआ था? ऐसे ये भी सवाल बहुत बन सकता है कि शिवाजी किस मुगल रूलर के कंटेम्पोरेरी थे, यानी किस मुगल रूलर के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे। तो ये सवाल बहुत पूछा जा सकता है। मराठा किंगडम था, ठीक है, मराठा एम्पायर के राजा थे
छत्रपति शिवाजी ही कह सकते हैं, उन्होंने नींव डाली थी मराठा एम्पायर की। उससे पहले वो लोग बस एक फाइटर होते थे जो इधर उधर दूसरों के लिए लड़ते थे, बट बाद में उन्होंने सोचा अगर हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं तो अपने लिए भी लड़ सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शिवाजी के टाइम पे और मुगल रूलर कौन था आपका? बहुत बढ़िया। जीरो जन कह रही हैं मराठा एम्पायर था, और शिवाजी के टाइम पे आपका जो मुगल रूलर थे वो थे आपका औरंगजेब। और कुछ लगता हो तो बताइए, औरंगजेब के अलावा और कोई करेक्ट आंसर लग रहा हो तो। अरे बाप रे, विभो कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। भैया कहाँ पहुंच गए? अलाउद्दीन खिलजी बहुत पीछे है, वापस आइए। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर है? बहुत पीछे है अभी, वो तो दिल्ली सल्तनत में निकल ली है। शिवाजी तो बहुत बात के हैं। हाँ, कंटेम्परेरी टू औरंगजेब। जो आपका शिवाजी थे वो किसके कंटेम्परेरी थे? औरंगजेब के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू टाउन वेयर द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा स्टैंड्स? यानी क्वेश्चन सिंपल सा ये है, फाउंडर ऑफ आगरा किसे कहा जाता है? फाउंडर ऑफ आगरा इनमें से कौन है? क्वेश्चन ये, आज जो मॉडर्न सिटी है आगरा की वो किसने डेवलप करवाई? फाउंडर ऑफ आगरा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन सिंपल सा ये है। ठीक है, फाउंडर ऑफ आगरा बताने हैं आपको। फुरपा जी कह रहे हैं सिकंदर लोदी, चांदनी कह रहे हैं सिकंदर लोदी। अच्छा, जो आंसर कह रहे हैं सिकंदर लोदी, वो ये भी बताएं कि सिकंदर लोदी किस डायनेस्टी में था? ठीक है, पहली चीज। दूसरा, उसका उस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था सिकंदर लोदी, और उसका फाउंडर कौन था लोदी डायनेस्टी का? ए, बी, डी, बी, डी। ए मोहम्मद बिन तुगलक भी आंसर आ रहा है, सिकंदर लोदी भी आ रहा है, शाहजहां भी आ रहा है। शाहजहां आप कह रहे हैं थोड़ा समझ में आता है, अकबर भी कह रहे हैं थोड़ा समझ में आता है, बट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आगरा का जैसा कोई था ही नहीं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आगरा जैसा कुछ था ही नहीं, तब तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली होता था, आगरा तो अभी बहुत बाद में आएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। लोधी डायनेस्टी, हाँ जी, तागिन ने बताया, जीरो जैन ने बताया लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। देखिए ये सारी डायनेस्टीज किस तरह से चल रही हैं। सबसे पहले अगर आप दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो सबसे पहले आपका स्लेव डायनेस्टी थी। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले आपका क्या था? स्लेव डायनेस्टी थी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी में आपका कौन कौन आ जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आपका इल्तुतमिश, उसकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर दो छोटे छोटे राजा आते हैं काम के नहीं है, फिर बलबन। और बलबन के टाइम पे फिर ये एम्पायर खत्म हो जाएगी। फिर स्लेव डायनेस्टी के बाद जो नई डायनेस्टी शुरू होती है वो है आपका खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में दो राजा थे, एक तो आपका जलालुद्दीन खलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। खलजी डायनेस्टी नहीं पड़ जाएगी, फिर आपके तुगलक्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन आ जाएगा? तुगलक्स आ जाएंगे। तुगलक में भी आपका गयासुद्दीन तुगलक फेमस है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक।
ये तीन चलते हैं। इसके बाद भी तुगलक डायनेस्टी कंटिन्यू करती है, बट तुगलक डायनेस्टी फिर क्या हो जाती है, वीक। फिर तुगलक डायनेस्टी जब वीक हो जाएगी तो बाहर से अटैक होगा। 1398 में जब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी, तो 1398 में इंडिया में एक इन्वेजन होता है, तैमूर इन्वेजन। ठीक है, तैमूर इंडिया में आता है इन 1398। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी धीरे धीरे जब वीक हो जाएगी, तो तैमूर अपना एक कमांडर होता है जिसका नाम होता है खिज्र खान, उसको बैठा जाएगा दिल्ली के पास, वो कहेगा नजर रखना। तो खिज्र खान देखेगा 1414 आते आते ये तुगलक डायनेस्टी बिल्कुल वीक हो गई है। तो जैसे ही वो पाएगा ये डायनेस्टी वीक हो गई है, तुरंत वो क्या करेगा, अटैक कर देगा और अपनी एक नई डायनेस्टी बना लेगा, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो सैयद डायनेस्टी के ज़्यादा राजा बिल्कुल फेमस नहीं है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना सैयद डायनेस्टी का फाउंडर। फाउंडर कौन था आपका, खिज्र खान, सैयद डायनेस्टी का। फिर सैयद डायनेस्टी जब निपट जाएगी तब लास्ट एक डायनेस्टी आएगी, लोधी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, लोधी डायनेस्टी का आपका फाउंडर है जी, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। और उसके बाद जो अगला राजा आएगा वो आएगा अपना सिकंदर लोधी। तो आगरा डेवलप कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आगरा डेवलप कराने के लिए आपका सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिकंदर लोधी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोधी डायनेस्टी। ठीक है, नहीं नहीं, आंसर आपका शाहजहां नहीं, सिकंदर लोधी ही होगा, क्योंकि सिकंदर लोधी के फाउंडर ऑफ आगरा सिटी सिकंदर लोधी को ही कहा जाता है। सिकंदर लोधी के टाइम से आगरा सिटी डेवलप होने स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रामानुजन ने बहुत बढ़िया पूरा एक लिस्ट बना दी है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिकंदर लोधी आ जाएगा। ठीक है, फाउंडर ऑफ आगरा आपका सिकंदर लोधी ही था। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका ये हुमायूं वगैरह आएंगे तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा अपना काम करेंगे। ठीक है, नहीं इब्राहिम लोधी तो नहीं होगा आपका, इब्राहिम लोधी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा। एक किताब है जिसका नाम है हुमायूं नामा, पूछ रहा है किसने लिखी है। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय, हुमायूं नामा किसने लिखी है बताइए। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय हुमायूं, मिर्जा कामरान, बैरम खान या गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर आपको बताना, हुमायूं नामा किसने लिखा है, हुमायूं, मिर्जा कामरान, बैरम खान या गुलबदन बेगम। डी, सबके आंसर डी आ रहे हैं। और कोई कुछ कहना चाहेगा इस मामले में, और कोई अपनी राय व्यक्त कर दे इस मामले में। और जो लोग सो गए हैं वो लोग वापस आ जाएं। ठीक है, स्क्रीन में, ये सुबह सुबह का टाइम है, चाय मिल जाती बढ़िया था, बस एक नींद और पूरी हो जाए, सुबह उठने के बाद और सोने का अलग ही मजा है। तो डी पे मामला टिक गया है। डी के बाद कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाई हुमायूं और मिर्जा कामरान और बैरम खान और गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर बताइए। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा क्या है, हुमायूं की बायोग्राफी है। किसने लिखी थी, उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम।
करेक्ट आंसर इज गुलबदन बेगम। चलिए, ई, ये केसांग शेरिंग ई ऑप्शन दे रहे हैं भैया, ई ऑप्शन तो था ही नहीं, ई ऑप्शन नहीं है इसमें। आप कहना क्या चाह रहे हैं, चारों गलत हैं, ई ऑप्शन बनाइए वो सही होगा, नहीं, ई ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नौरूज फेस्टिवल था एक पर्शियन फेस्टिवल है, नौरूज, ठीक है, नौरूज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है, नौरूज फेस्टिवल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज तुगलक। नवरोज फेस्टिवल किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन फिरोज तुगलक भी आ रहा है, बी ऑप्शन इल्तुतमिश भी आ रहा है, अलाउद्दीन भी आ रहा है। नहीं, अलाउद्दीन नहीं, अच्छा, तो मैं शायद थोड़ा सा, हम्म, बलबन, इल्तुतमिश, बप्पन, अच्छा बलबन को कह रहे हैं आप। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के, हाँ तो बढ़िया, ये मतलब ये चीज़ की जानकारी है आप लोगों को। तो अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है, बलबन है और फिरोज तुगलक है। चार ऑप्शन है आपके पास, तो करेक्ट आंसर इज बलबन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बलबन। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज? करेक्ट आंसर इज बलबन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द दिल्ली सल्तनत रीच्ड इट्स मैक्सिमम ज्योग्राफिक लिमिट्स ड्यूरिंग द reign of, यानी क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ रहा है, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन दिल्ली, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन दिल्ली किस राजा के टाइम पे होता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। आपको बताना है मैक्सिमम एक्सपेंशन दिल्ली का किस राजा के टाइम पे हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंशन किस राजा के टाइम पे हो रहा है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सब लोग सी की तरफ जा रहे हैं। जीरो देन थोड़ा सा लीग से हटते हुए अलाउद्दीन खिलजी, और सोनो दोदम उनको फॉलो करते हुए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कैसे होगा? जी, स्पीड में पढ़ाने से। बाकी लोगों को भी क्या स्पीड स्लो लग रहा है, तो फिर मैं फास्ट कर दूं? मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं स्पीड स्लो भी कर सकता हूँ, फास्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है? हम्म, बी या सी? बी, सी, अलाउद्दीन खिलजी क्या है? तो मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं। हाँ, कहाँ गया? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है।
तो दिल्ली सुल्तनत रीच इट्स मैक्सिमम ज्योग्राफिक लिमिट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मैक्सिमम एक्सपेंशन था दिल्ली का। और यही एक राजा आता है जो सब बर्बाद करके चला जाएगा, क्योंकि दिल्ली का मैक्सिमम एक्सपेंशन मोहम्मद बिन तुगलक दे रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की ऐसी 5 पॉलिसी थी जिसके बाद फिर आपका जो पूरा इनका एम्पायर है वो धीरे धीरे आपस ही में टूट जाएगा। और फिर इनकी पूरी जो लास्ट तक आते आते लोधी डायनेस्टी है, फिर तो ये खत्म है। तुगलक डायनेस्टी यही वीक करके गए थे जनाब। ठीक है। हाँ सरिता जी परेशान ना हो, वो मैं देख लूंगा। क्योंकि देखिए हर तरह के लोग हैं, कोई जल्दी समझ लेते हैं, कोई देर से समझ लेते हैं, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि एक टीचर का काम होता है कि जो बिल्कुल सबसे कम जानकारी वाला स्टूडेंट है उस तक भी जानकारी पहुंच जाए, तो उस स्पीड से हमें चलना होता है, तो वही आपका फायदा होता है। ठीक है। हमने कहा था खुरासान एक्सपेडिशन। हाँ तो वो भी हुआ था। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके टाइम पे उसने 5 चीजें करी थी। खुरासान ऐसा नहीं था कि वो जीत के आ गया था। यूट्यूब में कर दूंगा। कुछ लेक्चर्स कर दिए हैं, बाकी भी हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, कुछ लेक्चर्स कर दिए हैं। देखिए खुरासान एक्सपेडिशन भी इसी का पार्ट था। खुरासान में इसने अपनी फौज भेजी थी, लेकिन वो फिर वापस ही बुला ली थी। ये करता यही था, पहले फैसला लेता था फिर उसको रिवर्स कर देता था, फिर कोई डिसीजन लेगा फिर उसे रिवर्स कर देता था, इसीलिए लोग इससे परेशान रहते थे। तो 5 इसने ब्लंडर किए थे, उसमें से एक ब्लंडर आपका खुरासान भी था। लेकिन इसमें क्वेश्चन उससे अलग है, इसमें ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम अंपायर किसके टाइम पे एक्सपेंड हुआ था, तो मैक्सिमम अंपायर भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक्सपेंड हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ वाइज एंड फूल किंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, कभी भी आराम से बन सकता है कि किस राजा को वाइज एंड फूल किंग कहा जाता है, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक है। 5 ब्लंडर है मोहम्मद बिन तुगलक के, बस 5 ब्लंडर हैं। उसी के लिए फेमस है, बाकी इससे रिलेटेड और कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक जो मैक्सिमम लिमिट वाला बन सकता था वो भी अपन ने कवर कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर के फाउंडर बताने हैं आपको। अब ये पाला कहाँ से आ गए, एकदम तुगलक तुगलक चलते चलते पाला कहाँ से आ गए, तो आपको क्या बताना है, पाला एम्पायर का फाउंडर। आप यहाँ की कह रहे हैं कि प्लीज चैनल का नेम। चैनल नेम सेम यही है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से। ये यूट्यूब पे भी नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से सर्च करेंगे, आपको चैनल यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आप ही यहाँ की ठीक है, आपका ये नंबर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कर दूंगा ऐड। ठीक है। बाकी लोग जिनको भी ऐड होना है तो उन्हें क्या करना है, वो ये एक मिनट इधर आ जाइए। ये जो नंबर मेंशन है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका मैथ्स वाले सर अमरजीत सर का नंबर है। इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको व्हाट्सएप कर देना है, वो आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये नंबर है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 8076535685। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हु फाउंडेड द पाला एम्पायर, बताइए। देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा, गोपाल, कौन फेमस है पाला एम्पायर का फाउंडर। हम्म। आंसर नहीं आ रहे हैं क्या। किमी जी गुड मॉर्निंग। टाइम तामू कह रहे हैं व्हाट्सएप किया था ऐड नहीं हुआ, चलो मैं कर दूंगा। वो कई काफ़ी सारे मैसेजेस रहते हैं ना, तो उसमें हो सकता है टाइम लग जाए, बट डेफिनेटली रेस्पॉन्स मिलेगा आपको। ठीक है। तो डी ऑप्शन बता रहे हैं लोग, गोपाला। गोपाला के अलावा कोई लग रहा है किसी को।
देवपाला भी लग रहा है, धर्मपाल भी लग रहे हैं। धर्मपाल वाज काइंड ऑफ एक फेमस राजा, ठीक है, धर्मपाल आपका एक फेमस राजा थे। मुझे लगता है आप लोग 9 बजे ज्यादा आते हैं, 9 बजे ज्यादा फेवरेबल है क्या? तो ऐसा है तो फिर 9 से 9 बजे ही क्लास कर लेंगे हम लोग 9 AM पे, अगर आपको 9 AM पे ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग 9 बजे भी काफी ज्वाइन होते हैं। हाँ, तो हु फाउंडेड द पाला एम्पायर? पाला एम्पायर के फाउंडर थे गोपाला। देखिए, धर्मपाल से कंफ्यूज नहीं करना है, फाउंडर गोपाल थे, बट इसको जो आगे एक्सपेंड करा, इसको जो आगे प्रमोट करा, वो आपके धर्मपाल थे, बट फाउंडर गोपाला थे, ठीक है। फाउंडर आपके गोपाला हैं, धर्मपाल इसे आगे रिवाइव करेंगे, आपका पूरा पाला डायनेस्टी चलाएंगे, विक्रमशील यूनिवर्सिटी बनाएंगे, नालंदा को रिवाइव कराएंगे। तो ये सब काम आपके धर्मपाल के थे। पाला डायनेस्टी याद करिए, जो हमने वो पढ़ा था ना, पाला डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि इस साइड आपका क्या था, इस साइड आपके राष्ट्रीय कुटास थे, ठीक है, इस साइड, और इस साइड आपके गुर्जर प्रतिहारास थे, और पालाज आपके किस साइड थे, इस साइड थे। तो जो अपना ईस्टर्न साइड था, उधर पालाज रूल कर रहे थे, इधर वेस्टर्न में आपके गुर्जर प्रतिहारास थे, और साउथ में कौन था, राष्ट्रीय कुटास। ये सब लोग किसके लिए फाइट कर रहे थे? ये सब लोग फाइट ये सब लोग फाइट कर रहे थे फॉर कन्नौज, ठीक है, तीनों की फाइट कन्नौज के लिए थी, और इसी को कहते हैं ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल। तो ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल में याद करने तीन तीन पार्टी कौन है, एक है आपके पालाज ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में प्रतिहाराज, और साउथ में कौन है, राष्ट्रीय कुटास। तो इन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर? तो पाला एम्पायर बनाया था आपका गोपाला ने, ठीक है, गोपाला याद रहेगा। अरे भैया, फी नहीं देना है, फी का भी हमारा सिस्टम नहीं है, बस आपको आना है, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, खट से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अभी हमारा फी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। फी देना है तो फी के बदले बस सिलेक्शन दे दीजिए, वही फी है हमारा। सर, हिस्ट्री को पढ़ना कहाँ से शुरू करा, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मेरे से जीके कभी नहीं होता। अरे, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? हिस्ट्री स्टार्ट होती है आपकी बिल्कुल जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन आई है, तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट करिए। और हिस्ट्री के लिए आप चाहें तो, अगर थोड़ा सा टाइम हो आपके पास, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां से स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, बिल्कुल बेसिक से, वहां समझ में आएगा। तो 6th 7th 8th की अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री का। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु फाउंडेड द विक्रमशील यूनिवर्सिटी? विक्रमशील यूनिवर्सिटी किसने बनाई? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू द आंसर। विक्रमशील यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? ये सवाल उनके लिए भी है जो बिल्कुल अंधेरे में, उसके क्या कहते हैं, दीवार के अंदर जा चुके हैं। तो बाहर निकलिए, बिस्तर छोड़िए, और टेबल और चेयर पे बैठिए, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु फाउंडेड द विक्रमशील यूनिवर्सिटी? देवपाल, धर्मपाल, ध्रुवा, गोपाल? ऑप्शन सेम है, आंसर बदल जाएगा। केसांग कह रहे हैं बी 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 बी। इतनी बार बी क्यों बोल रहा है, मतलब असर्ट कर दिया, बी ही होगा, बी के अलावा हो ही नहीं सकता कुछ। और कुछ कुछ कहना है? देखिए, अगर आप कनेक्ट हैं तो प्लीज आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। अगर आप कनेक्ट हैं, आप लाइव हैं, इंटरेक्ट करिए, वरना लाइव होने का मतलब ही नहीं, उससे बढ़िया आप अपने आराम से रिकॉर्डिंग देखिएगा, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हैं, तो प्लीज बैठिए मत, बस आंसर जरूर दीजिए। गलत आंसर आ रहा है, गलत आंसर दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि गलत वालों को ग्रुप से निकाल दिया जाता हो, या फिर उनको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है उनके घर पे, ऐसा तो नहीं है। तो आंसर जरूर दीजिए।
अगर गलत भी आप आंसर देंगे तो गलती आप यहाँ एक बार करेंगे, एग्जाम में उसे करेक्ट करेंगे। अगर आपने आंसर गलत दिया फिर आपको करेक्ट आंसर पता चलेगा तो आपके अंदर एक वो चीज याद रहेगी कि हाँ ये चीज मैंने गलत करा था, कि गलतियां हमें याद रह जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आप गलती कर लेंगे तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो जितनी गलतियां करनी है यही कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपसे सिली मिस्टेक ना हो। तो कोशिश इसी बात की करनी है, आंसर ज्यादा से ज्यादा दीजिए। नहीं आ रहा है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कई लोग कह देते हैं नो आइडिया, कोई बात नहीं। आप नहीं आ रहा है ये भी अपना एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज है आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, वही हमारा पर्पस है। आए हैं तो कुछ सीख के जाइए। नो आइडिया भी कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास नो आइडिया है तो यहाँ आए हैं तो देन गेट एन आइडिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं उनके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती हो जो लोग गलत आंसर देते हैं। तो आंसर आप बेखौफ होके दीजिए। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे वो आप ही को फायदा देगा, आप ही को कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी, ये मीना ग्यादी जी ने लिखा है नो आइडिया। कोई बात नहीं, नहीं आइडिया है तो यहाँ आपको आइडिया देने के लिए ही तो क्लासेस चला रहे हैं। ये सब क्लासेस क्यों है, ताकि अगर आपका कुछ पोर्शन मिस हो रहा हो तो वो यहाँ से आप कवर कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भैया? करेक्ट आंसर है आपका धर्मपाला। ये मेन रूलर था। पाला डायनेस्टी में गोपाला तो फाउंडर थे, बस मेन कौन था? धर्मपाला थे। ये आपका विक्रमशील यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। और एक चीज और इनसे जुड़ी है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव भी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, नालंदी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? जल्दी से बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? कुछ आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के लिए तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आइडिया लग जाए। एक तो देखिए ये भी है, एंशियंट और मिडिवल आप लोगों को शायद थोड़ा इसलिए भी टफ पड़ता हो क्योंकि नाम बहुत टफ टफ है ना आपके। आपका जो नॉर्थ ईस्ट में आपके नाम है उसके कंपैरिजन में आपके लिए ये थोड़ा सा नाम टफ पड़ते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होता है हिस्ट्री में। तो नाम जरूर बार बार से बोलिए, जहां पर भी आप हैं, जिस जगह भी हैं, तो ये नाम जो है ना इसे बार बार रिपीट करिए, ताकि ये आपके लिए नए या अजीब नाम ना रहें, आप इसके हैबिचुअल हो जाएं। क्योंकि एग्जाम में अब आपको ऐसा ना पढ़ना पड़े देवपाला, धर्मपाला, ऐसा नहीं पढ़ना पड़े। एग्जाम में आए तो खट से समझ में आना चाहिए, हाँ चार ऑप्शन है, देवपाला, धर्मपाला, ध्रुवा, गोपाला, ठीक है। तो खट से दिखना चाहिए। वो कब दिखेगा? जब आप क्वेश्चन को, वो नाम को बार बार कॉल आउट करेंगे। इतनी बार बोलिए ऐसा लगे कि आप ही की लैंग्वेज का है ये, ठीक है। हाँ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनाई? नोयोंग कह रहे हैं कुमार गुप्ता। अरे भैया इतना लंबा नहीं लगाना है कि बिल्कुल ही खत्म ही नहीं हो रहा है। कुमार गुप्ता है। चलिए, हाँ करेक्ट आंसर इज कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बना गए? गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्ता बना गए। और उसको रिवाइव कौन कर रहे हैं? धर्मपाला कर रहे हैं, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने वाले कौन थे? कुमार गुप्ता, फ्रॉम कौन सी डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब अपन आते हैं, नाम में कोई बात नहीं है, बस याद नहीं है। क्रोनोलॉजी याद करिए। देखिए हिस्ट्री में एक चीज याद रखिए, सबसे पहले क्रोनोलॉजी याद करिए, कौन सा राजा पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये एक सीक्वेंस याद करिए। उसके बाद ही हिस्ट्री में कुछ पढ़ना है। सबसे पहले एक सीक्वेंस बना लीजिए, ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई पहले मगध आया, मगध एम्पायर के बाद फिर आपके मौर्याज आए, फिर मौर्याज के बाद आपके इन गुप्ताज आए थे, फिर गुप्ताज के बाद आपका हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बाद ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था, फिर आपका मिडल ईस्ट के लोग, आपका सेंट्रल एशिया से लोग आने लगे थे, दिल्ली सल्तनत आई। फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या क्रोनोलॉजी थी उसको थोड़ा सा पढ़िए। तो पहले कुछ नहीं पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी पढ़िए, राजाओं के नाम याद करिए। और राजाओं के नाम कैसे याद होंगे? सिंपल सी बात है, आप एक बार, अगर आपको नाम पढ़ने में दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पूरी सीक्वेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद कॉपी बंद करनी, कॉपी बंद करके चीजों को रिकॉल करिए। अच्छा, पहले आपके मगध एम्पायर, हरिंका, शिशुनाग, नंदा, फिर आपका फिर आता है मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य,
उसमें फिर आपका बिंदुसारा, फिर अशोका, फिर मौर्य डायनेस्टी, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी वीक हो जाएगी, फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले क्रोनोलॉजी याद करिए, ठीक है। याद करने का तरीका ऐसा नहीं कि मौर्य 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 ऐसे नहीं याद करना है। याद कैसे करना है? याद करने के लिए सीधी सी बात है, आपको एक बार चीज़ों को पढ़ना है, कॉपी बंद करना है, फिर उसे रिकॉल करना है, ठीक है। आप दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि जब आप रिकॉल करने की हैबिट डालेंगे तब वो चीज़ ज़्यादा याद होगी, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर मोरक्कोन ट्रेवलर इब्न बतूता विजिट इंडिया? इब्न बतूता किसके टाइम पे आया था? इब्न बतूता वाज फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। मोरक्को से था इब्न बतूता। इंडिया कब आया था? गुड मॉर्निंग तानिया जी। भैया मोरक्को का जो ट्रेवलर है इब्न बतूता कब आया था? अकबर? सीरियसली? चलिए, परेशान नहीं होना है, गलत आंसर देने पे इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी। मोहम्मद बिन तुगलक कह रहे हैं मीना जी। और बताइए। ऑल राइट, न्यूयम कह रहे हैं सी, यामूती सी, आपी हाकी ए, औरंगजेब। लगता है औरंगजेब के उस टाइम टाइम पे कोई आया होगा, भगा दिया होगा। तो अच्छा, अगर देखिए आप इंजॉय कर रहे हैं क्लास तो अच्छी बात है, अगर इससे ज्यादा में और क्या चाहिए, ठीक है। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता। इब्न बतूता पे एक बॉलीवुड में बहुत फेमस गाना भी बना है, इब्न बतूता बगल में जूता पहने आवे, चलता है फिर, इस तरह से। तो इब्न बतूता इंडिया में कब आता है? इब्न बतूता इंडिया में आता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ, अब आप ही लोग बता दीजिए, मेजोरिटी अगर बताती तो अच्छा लगता है। करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मेजोरिटी के हिसाब से क्या है करेक्ट आंसर? मेजोरिटी क्या है? करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। केसांग ने तो तुगलक बोल के छोड़ दिया, तुगलक कहना काफी होगा। तो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन आता है? इब्न बतूता, ठीक है। देखिए इसी तरह के जो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स हैं कि किस राजा के टाइम पे कौन कौन फेमस से फॉरेन ट्रैवलर रहे हैं, कि ह्यून सांग कब आया, फाहाइन कब आया, तो ये सब हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे क्वेश्चंस में ही कवर कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि फॉरेन ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस अलाई दरवाजा? ये हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, अगर आपको याद हो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में, अलाई दरवाजा वाज बिल्ड बाय, चलिए भैया बताइए करेक्ट आंसर। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, इब्राहिम लोदी या शाहजहां? 1334, बहुत बढ़िया। ओपांग जिरांग ने तो साल भी लिख दिया। ये होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट, अल्ट्रा स्मार्ट। बी ऑप्शन आप कह रहे हैं, इब्न बतूता रिटन तुगलकनामा, ठीक है। इब्न बतूता ने काफी कुछ लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो अब आपको बताना है अलाई दरवाजा किसने बनवाया है? आंसर नहीं आए अभी मेरे पास, चलिए आना स्टार्ट हो गए। रामानुजन कह रहे हैं खिलजी, जीरो जैन ईमानदारी निभाते हुए डोंट नो, ठीक है। लेकिन नहीं पता तो और अच्छी बात है, आपको सीख के जाएंगे आज। कमल चमरक कह रहे हैं ए।
एक तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, अभी भी बहुत डेवलप कराने की ज़रूरत है इंडिया में। ए आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। तो मेजॉरिटी ए का साथ देते हुए कोई और फ्रेंड, कोई और अपना साथी जो और कोई लाइफ लाइन यूज करना चाहता हो। रामानुजन ने लिखी, ट्रिक भी लिख दी, ए फॉर अलाउद्दीन, ए फॉर अलाई, बहुत बढ़िया। ताकि उदी कह रहे हैं इब्राहिम लोदी, बेबू हफो कह रहे हैं ए, पाचिंग कह रहे हैं बी। और कोई है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा? डेमोक्रेसी है, आप अपने विचार रखने के लिए पूरे आज़ाद हैं। हाँ, चलिए अब करेक्ट आंसर का टाइम है। तो करेक्ट आंसर इज आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा भैया? अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस अलाई दरवाजा? द करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाई दरवाजा हो गया, एक आपका हौज खास हो गया। हौज खास के लिए भी कौन फेमस है? हौज खास के लिए भी आपका खिलजी ही फेमस है। ठीक है, हौज खास के लिए भी। चलिए, कांट सी अदर कमेंट्स। आपने कमेंट्स ऑफ कर रखे होंगे इसीलिए आपको कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे। देखिए, एक रेड रेड कलर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपने कमेंट्स ऑफ कर रखे होंगे, एक रेड रेड कलर का एक ऑप्शन इस तरह का कुछ दिख रहा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, आपको कमेंट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, टाइम कह रहे हैं, कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। रणवीर सिंह खिलजी? अरे भैया, रणवीर सिंह अलग चीज है, उन्होंने तो क्या ही बना दिया कैरेक्टर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नई सिटी थी यमुना किनारे, दीन पन्हा सिटी, वो किसने बनाई है? एक सिटी थी दीन पन्हा सिटी, वो किसने बनाई है? विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड एज दीन पन्हा ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर? बताइए, दीन पन्हा सिटी किसने बनाई थी? लिप्सॉन कह रहे हैं नो आइडिया, देन वी विल गिव यू एन आइडिया। अंगा कह रहे हैं हुमायूं, पूर्पा कह रहे हैं जहांगीर। सांग सी 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 सी। और कोई है? देखिए, आंसर तो जरूर मेंशन करिए। ठीक है, विनो कह रहे हैं कोई आइडिया नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लैग हो रहा है। तो और इधर तो ठीक चल रहा है, और लोग बताइए लैग हो रहा है क्या? अगर लैग हो रहा है तो उसी हिसाब से अरेंज करें, अदरवाइज इधर तो ठीक ही चल रहा है। हो सकता है आपकी तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। अगर लैग हो रहा है तो एक काम करिए, रिफ्रेश कर लीजिए उसको, क्लोज करके फिर से लाइव पे आइए, रिफ्रेश कर लीजिए। कभी कभी उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, डोंट नो, जहांगीर हुमायूं। तो कंफ्यूजन किस में? बस जहांगीर और हुमायूं में। ये जहांगीर के टाइम पे तो कुछ खास उसने बनवाया ही नहीं है, कुछ खास तो ऐसा काम हुआ नहीं है। जहांगीर तो बस मेन इसलिए फेमस है कि जो अकबर दे के चला गया उसको एज इट इज बस वो चलाता रहा, अपना दिमाग नहीं लगाया, मस्त उसने अपने पापा की टेक्निक को कॉपी पेस्ट मारता गया और मस्त अपना वो एम्पायर चलाता गया। चेंजेस थोड़ा सा जहाँ के टाइम से स्टार्ट होंगे। तो विच मुगल रूलर कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी कॉल्ड एज दीन पनाह? तो दीन पनाह सिटी आपकी बनवाई थी हुमायूं ने। ठीक है, ये सिटी किसने बनवाई थी? हुमायूं ने। हुमायूं करेक्ट आंसर है। यही लोग का क्रोनोलॉजी भूलते हैं। देखिए, क्रोनोलॉजी अगर आप ट्रिक वगैरह यूज करेंगे, आप तो देख सकते हैं गूगल पे कई सारी ट्रिक हैं, या तो मैं ही कोई बता दूंगा।
वरना ट्रिक से बेटर मैं समझता हूँ ना, इसको बार बार रिवीजन में लाइए, थोड़ा सा राजाओं को फील करिए कि पहले बाबर था, फिर बाबर मर गया, हुमायूं आया, हुमायूं को बीच में छोड़ के भागना पड़ा, शेरशाह सूरी आ गया बीच में। ऐसे स्टोरी इनको अगर आप काउंट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसको वही मैं कह रहा हूँ, एक बार ये टेक्निक अप्लाई करके देखिए, एक बार पढ़कर कॉपी बंद कर कर फिर उसको रिकॉल करने की आदत डालिए। रिकॉल करने की आदत डालेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में पक्की होंगी। एक बार रिकॉल करने वाली हैबिट आप थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर मेरे को बताइएगा क्या उससे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इज हुमायूं। चलिए, दीन पना वर्ल्ड रेफ्यूजी सेंटर। मुगल पेंटिंग्स वर रीच्ड इट्स zenith ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग द reign ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या रहा है? मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स zenith। zenith का मतलब पीक, मैक्सिमम, अंडर। मुगल पेंटिंग्स जो हैं वो मैक्सिमम किस राजा के अंडर डेवलप हुई थी? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। इसका आंसर बताइए। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। किसान शेयरिंग कह रहे हैं शाहजहां। किसान शेयरिंग मुझे लग रहा है जब आपको आंसर कंफर्म नहीं होता है तो आप पूरा आंसर लिख देते हैं, और जब कंफर्म होता है बिल्कुल तो वो ए सी 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 इस तरह से। चलिए, दल पापी कह रहे हैं जहांगीर, माजिंग भी जहांगीर, जॉनी जॉनी ली भी जहांगीर, तामीन काम्पिक भी जहांगीर। देखिए, इतने लोग लाइव हैं तो कमेंट भी उतने ही लोग करिए, कमेंट क्यों कम कर रहे हैं अब तो। चलिए, डेमोक्रेसी है, आपकी मर्जी है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, जो आपका पेंटिंग्स का पीक था वो जहांगीर के टाइम पे आएगा। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम पे मैक्सिमम जो इनकी पेंटिंग्स डेवलप होना होगी। इनकी पेंटिंग्स बहुत छोटी साइज की बनाते थे ये लोग, इसके लिए ज़्यादा फेमस है, जिन्हें कहते थे मिनिएचर पेंटिंग्स, छोटे साइज की। तो इसके लिए ज़्यादा फेमस है, तो जो पेंटिंग्स में इनका जो पीक आएगा वो आ जाएगा जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, 15 सवाल अपन किसके कर चुके हैं? हिस्ट्री के। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी की तरफ, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सेंसस का क्वेश्चन है। ठीक है, सेंसस का क्वेश्चन है, लीस्ट पॉपुलस स्टेट बताना आपको, या यूटी। इनमें से लीस्ट पॉपुलस कौन है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे लीस्ट पॉपुलस बताना है आपको। जल्दी से बताइए। चार स्टेट्स हैं, इसमें से लीस्ट पॉपुलस बताइए। दमन एंड दीव, सिक्किम, लक्षद्वीप एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ये अभी जो लोग यूडीसी दे के आए हैं, एटलीस्ट वो गलती ना करें। उम्मीद है उन्होंने सेंसस पढ़ लिया होगा। अभी हमने यूडीसी में देखा, दो सवाल क्या ही थे, सेंसस पे दो छोटे छोटे सवाल बना दिए। सबसे ज्यादा आबादी वाला स्टेट, सबसे कम आबादी वाला स्टेट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ सिक्किम नहीं है, और भी कुछ है। स्टेट के अलावा एक यूनियन टेरिटरी भी मेंशन्ड है। देखिए, उसकी पॉपुलेशन हो सकता है और कम हो। ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ सिक्किम नहीं है। लीस्ट पॉपुलस स्टेट या यूटी बताना आपको, जो ऑप्शन में मेंशन्ड है उसमें बताइए। देखिए, स्टेट की अगर बात होगी तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन है? सबसे कम आबादी वाला स्टेट आपका सिक्किम है। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला।
बट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उन दोनों को ध्यान में रख के बताना है। हम्म। आप चांदनी जी कह रहे हैं देन इट्स लक्षद्वीप। तो वही चीज है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। आप ऐसा सिर्फ स्टेट लगा सोच के लगा देंगे, सिक्किम लगाएंगे। अब देखिए जस्ट अभी एग्जाम हुआ है, फिर यही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये अब एक्सपेक्टेड है, आप इसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अगर लीस्ट पॉपुलस स्टेट पूछता है तो स्टेट है आपका सिक्किम, और वहीं आपसे अगर पूछ ले यूनियन टेरिटरी लीस्ट पॉपुलस, तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सिक्किम से काफी कम है, 1 लाख पॉपुलेशन भी नहीं थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लक्षद्वीप की। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे लीस्ट पॉपुलस कौन है आपका, लक्षद्वीप। नहीं नहीं नहीं, दादाजी क्या नाम है, द पापी जिल्ली दादा, आपका जो दमन एंड दीव है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है लक्षद्वीप से ज्यादा। सबसे कम पॉपुलेशन अगर किसी यूनियन टेरिटरी की है तो वो लक्षद्वीप की है, ठीक है। तो मजेदार की बात है, उसी में वो कह रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लॉ लाएंगे जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ही है। अब क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी बतानी है आपको। अब वो क्वेश्चन निकल गया, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन में लिख देता हूं, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी बतानी है आपको इंडिया की, कौन सी होगी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, हल्दिया, कोयाली, दिग्बोई या मथुरा। आंसर नहीं आ रहे हैं अभी, दिग्बॉय। ये भी देखिए ज्योग्राफी में इस तरह की जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, आपका ह्यूमन ज्योग्राफी इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी काउंट कर देते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी में भी कह सकते हैं। तो ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर इंडिया में, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया। हाँ, इसी तरह के धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे क्वेश्चंस में ही। तो इंडिया की ओल्डेस्ट सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ मिलेगी आपको, दिग्बॉय। दिग्बॉय इज इन आसाम। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, देखिए इसमें बिल्कुल कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। अब दिग्बॉय है तो है क्योंकि इधर आपको ऑयल मिला तो वहीं उसके पास रिफाइनरी बना दी, बट इसमें फैक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो इस तरह के सवाल ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, एसआई स्क्रीनिंग में जनरल नॉलेज नाम है पेपर का, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जहां पर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फैक्ट है। ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जहां पर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें जाएंगी। कंसेप्चुअल चीजें आपको पीसीएस में मिलती हैं, ठीक है। एसआई के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है कि वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। 100 क्वेश्चंस आएंगे, सब टोटली ज्यादातर फैक्ट बेस्ड होंगे, तो फैक्ट से रिलेटेड अपने आप को बहुत मजबूत कर लीजिए, फैक्ट आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज दिग्बॉय आसाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट मेक्स द अंकलेश्वर फेमस। अंकलेश्वर किस लिए फेमस है। भैया ये आसाम मिजोरम का दुश्मन ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दोनों स्टेट्स के बीच में टेंशन चल रही है, ये थोड़ा सा एक बहुत ही टेंशन वाली बात है कि हमारे दो स्टेट्स आपस में ही थोड़ा सा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो हमें प्रे करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके, हम उसको कम कर सकें, क्योंकि देखिए आसाम हो या मिजोरम हो, दोनों ही अपने लोग हैं।
अपने हिंदुस्तानी, अपने इंडिया के लोग हैं, और सबसे बड़ी बात सब इंसान है। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएं, और एक प्रॉपर सेंस कंसेंसस बन के एक प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बन सके बॉर्डर का। ठीक है, हमें उसका मजाक नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप उसको एक पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि आप आसाम को करें मिजोरम को करें, दोनों ही अपने लोग हैं। ठीक है, और पहली बात, आपको ये दोनों आपके नॉर्थ ईस्ट के आते हैं, तो आपके लिए नॉर्थ ईस्ट की भी कह सकते हैं सिचुएशन इससे टेंस हो सकती है, तो आपको प्रे करना चाहिए कि ये खराब ना हो। एटलीस्ट अपनी तरफ से आप कोशिश करिए कोई ऐसा कमेंट ना करें जिससे इन दोनों के बीच की टेंशन और बढ़े, हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, तो ये भी बता दीजिए मेरे को, अंकलेश्वर है कहाँ पर? आंगा जी कह रहे हैं कि अंकलेश्वर इज फेमस फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो आप मेरे को बता दीजिए ये अंकलेश्वर है कहाँ पर? कहाँ पर है ये अंकलेश्वर? चार ऑप्शन है। ठीक है, कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन लिख देता हूँ। अंकलेश्वर इज फेमस फॉर, बताइए। डोंट नो। गुजरात। ताशी कह रहे हैं डोंट नो, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो अब आप सीख के जाएंगे, इस बात की खुशी मनाइए। हाँ जी। थोड़ा सा गूगल वगैरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, केसांग शेयरिंग कह रहे हैं नहीं पता, कोई बात नहीं केसांग, आप बाकी और आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं। दामन कह रहे हैं अंकलेश्वर इन गुजरात। कमल चमरक कह रहे हैं, नहीं कमल, आपका थोड़ा सा नेम प्रोनाउंस करने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो माइंड मत कीजिएगा अगर मैं, अच्छा हाँ, किसी का अगर नेम प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो उसको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, तो हाँ, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है आपका अंकलेश्वर, और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ठीक है, ये आपको मिलेगा गुजरात में। गुजरात में एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, गुजरात में एक भरूच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको एक जगह मिलेगी अंकलेश्वर, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रीजन? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुलर रीजन, बताइए, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुलर रीजन। ऑलराइट, एपीक्यूएमओ कह रहे हैं गोदावरी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सब लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट कर दीजिए। चार ऑप्शन है, चार में से एक करेक्ट है, तो कोई भी आंसर लगा दीजिए, गोदावरी लगा दीजिए, महानदी, कृष्णा, कोयना, कोई सी भी लगा दीजिए, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि आप प्रेजेंट हैं, अपने जिंदा होने का एहसास दिलाइए। सर तो कहते रहते हैं, अपन मस्त अपना नाश्ता करेंगे, नाश्ते के साथ साथ क्लास करेंगे, बोलना नहीं है बिल्कुल। आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी देता है, तो राइट टू साइलेंट भी देता है, हमें चुप रहने का भी अधिकार है, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, गोदावरी गोदावरी गोदावरी, तो ज्यादातर लोग किधर जा रहे हैं? गोदावरी पे जा रहे हैं। नॉनकिंग्स कह रहे हैं, नॉनकिंग्स का आंसर है आपका महानदी भी है, पर क्या महानदी करेक्ट होगा या गोदावरी करेक्ट होगा? कृष्णा भी है, ऑलिंग कह रहे हैं कृष्णा,
और लोग बताइए। कुछ तो आपने लाइफ में पढ़ा ही होगा, उसको याद करिए, कहीं से कहीं तो पढ़ा होगा। जो क्लास वाले हैं एटलीस्ट वही बता दें, क्योंकि ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। गोदावरी का एक फेमस नाम है दक्षिण गंगा, यानी गंगा ऑफ द साउथ। सिंपल सा रीजन है कहने का, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है? गोदावरी का। इस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, रिवर बेसिन क्या है। अच्छा, पहले करेक्ट आंसर देख लीजिए। करेक्ट आंसर इज गोदावरी। क्या हो गया ये? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? गोदावरी है। इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। क्या बात करेंगे? देखिए, इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्लेन है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा सा खराब है अपनी। ठीक है, ये मान लीजिए कोई इलाका है। कोई भी रिवर है। रिवर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा हाइट से कम हाइट पे फ्लो कर रही है, हमेशा यही होगा। तो ये ए पोर्शन से बी पोर्शन, ए पोर्शन वाला ज़्यादा हाइट पर है, बी पोर्शन वाला कम हाइट पर है, तो रिवर आपका ए से बी फ्लो करती है। बट जब कोई रिवर फ्लो करती है तो कई सारी रिवर्स हैं जो उसमें आके ऐड हो जाती हैं। तो ये रिवर्स क्या कहलाएंगी? इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये रिवर्स इसमें आकर ऐड हो गई। तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है ना, ये जो पूरा रिवर्स का सिस्टम बन रहा है, कि आपका एक मेन रिवर, फिर उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो इन सबको अगर हम एक नाम देना चाहें ना, तो इसी को हम कहते हैं रिवर बेसिन। या फिर और क्या कह सकते हैं? ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? रिवर बेसिन। और या फिर इसी को हम क्या कह देंगे? इसी को हम कह देंगे ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। तो नाम इसको याद रखिएगा। इंग्लिश का भी मिल जाएगा, वी आर प्लानिंग। नहीं, आज हम 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। आज 20 क्वेश्चंस लिए, कल से क्वेश्चंस फिर आपके बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि आज एक्चुअली हमें देखना था ये सेटअप वेटअप कैसा काम करता है, काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज क्वेश्चंस कम ही रखें, 20 रखें। और भी लोग अभी धीरे धीरे और ऐड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम 25 करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी को हम लोग और क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा बोले तो क्या है? तो दक्षिण गंगा मतलब गंगा ऑफ द साउथ। साउथ इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण गंगा। पेनिनसुलर क्यों कह रहे हैं? पेनिनसुलर कहने का मतलब है ये वाला जो पोर्शन है, तीन साइड से जो पानी से घिरा हुआ है, इधर अरेबियन सी, इधर साइड आपका लक्षद्वीप, इधर साइड आपका इंडियन ओशन, ठीक है। लक्षद्वीप, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तीन साइड से पानी से घिरा है, तो ये क्या कहलाता है? आपका पेनिनसुलर इंडिया। तो इस पेनिनसुलर इंडिया में जो आपकी रिवर गोदावरी है, वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इसका रिवर बेसिन सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। पापी जिल्ली दादा कहते हैं। हाँ जी, हमारा क्लास अभी रेगुलर हो रहा है। देखिए, मैं आपको समझा दूं, क्लास का सीन ऐसा है कि सुबह अपन क्लास करते हैं 8 to 10 जीके का। उसमें से जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पॉलिटी के हम कर चुके हैं, आप पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिक्स करके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा शाम को क्लास आता है इवनिंग में 8 to 10, उसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जनवरी फरवरी का हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्च का हमारा भी करंट अफेयर्स चल रहा है, तो मार्च फिर हमें जून तक करना है। जून के अब हम जुलाई तक करेंगे, ठीक है। तो ये आज का अपना क्लास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताइए, न्यूयम, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे। क्या था आपका? बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी करेंगे। ओलिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में अगर 20-30 क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे तो हम 30 भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो पहले कल आते हैं 25 करते हैं। आज जिस तरह से 20 करें, इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे 25। आज थोड़ा सा नया सेटअप था,
आप लोग जाते जाते ये भी बताते जाइए कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं इस तरह के सेटअप को। ये अपना वही पुराना वाइट बोर्ड वाला था, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा बताते जाइए। और अब देखिए जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, टाइम उनके पास क्या बचा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। तो अब इस टाइम को प्लीज एक्स्ट्रा कामों में मत यूटिलाइज करिए, इसको अपने करियर के लिए यूटिलाइज करिए। अब आपको रिवीजन अच्छे से स्टार्ट कर देना है और सिर्फ जीके पे अभी मेन फोकस करना है। आपका एक क्लास मैथ्स का चलता रहेगा, वो आप कर सकते हैं, एक आपका उसमें भी रिवीजन और प्रैक्टिस बनी रहेगी मैथ्स की। लेकिन बाकी उसके अलावा अभी जो 22 आवर्स तक का टाइम है, मेनली आप डिवोट करिए उसको जीके के लिए। अब जीके के में भी अभी आपको जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कई सारे, तो आप क्या करिए, जैसे अभी अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके जो भी नोट्स हो हिस्ट्री या ज्योग्राफी के, उनको उठा लीजिए, उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। प्लस अपन पॉलिटी डिस्कस कर चुके हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, एक बार पॉलिटी पढ़ लीजिए, फिर वो पॉलिटी के क्वेश्चंस कर लीजिए। तो 2 सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, ठीक है। दिन में आपको टारगेट बनाना है कि 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम मेरे को रिवाइज करना है। इधर आप ये सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करिए, प्लस उसके अलावा करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करिए। करेंट अफेयर्स में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो करेंट अफेयर्स की मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। अगर किसी के पास नहीं हो करेंट अफेयर्स का मटेरियल तो मेरे को मैसेज कर दिएगा, मैं अरेंज कर दूंगा। करेंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसमें कोई भी वो नहीं बरतनी है लापरवाही, क्योंकि एक्सपेक्टेड है ज़्यादा से ज़्यादा करेंट अफेयर्स ही पूछेंगे। सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं हो जाना कि यूडीसी में नहीं आया तो उसमें भी नहीं आएगा। पैटर्न कब बदल जाए हम नहीं कह सकते। हालांकि करंट अफेयर्स की डिमांड इस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट अफेयर्स को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। और जितना रिसेंट करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो जनवरी से पीछे पढ़ने का इतना कोई पर्पज़ है नहीं, उसके बाद का ही पढ़िए। और कोशिश करिए चीज़ों को रिकॉल करने की, एक बार पढ़ लें उसके बाद कॉपी बंद करके फिर चीज़ों को रिकॉल करिए, ठीक है। तो ज़्यादातर जितना आप चीज़ों को रिकॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो हाँ, ओलिंग लितिन कह रहे हैं आंगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा, ठीक है। 2 घंटे का अपना टाइम है, अगर और ज्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे और ज्यादा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसके लिए आप परेशान ना होइए। और वैसे भी मेरा टारगेट रहता है एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन बना लेना, तो जितना एक क्वेश्चन के अराउंड जितनी थ्योरी रिवॉल्व करती है वो भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने गोदावरी वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो इसमें एक फैक्ट ये भी देख लिया कि गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। इसमें एक ये भी देख लिया कि रिवर बेसिन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन से 2 या 3 फैक्ट तो हम कवर कर ही लेते हैं। तो आप सिर्फ ये मत समझिए कि आप सिर्फ 20 क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, आप ये समझिए कि अगर आप 20 क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन तो मैं उसमें बना ही देता हूँ, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, ठीक है। सेटअप अच्छा है, ठीक है। तो अगर सेटअप अच्छा है तो नेक्स्ट क्लास से इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर आज इसको हम फिर अभी बंद कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स। बस पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और कुछ हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।